देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशा सिंह। सीआरपीएफ के पूर्व जवान ने अपने अधिकारियों पर लगाया आरोप। चाणक्य न्यूज इंडिया को दिया साक्षात्कार तथा साक्षात्कार के दौरान उसने बताया कि उसे गलत आरोप लगाकर कंपलसरी पेंशन भेज दिया गया तथा वह इसके विरुद्ध 17 साल से न्याय के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी बातों का उजागर किया जो बल के लिए आपत्तिजनक है। जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्यों 17 साल के बाद मीडिया को याद किया तो उन्होंने बताया कि अपने घर की बात में बाहर नहीं लाना चाहता था, लेकिन जब थक गया तो फिर इस प्रकार से यह कदम उठाया। उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए जो आपत्तिजनक एवं चौंकाने वाले हैं। भारत के हर चुनौतीपूर्ण कार्य करने में सक्षम सीआरपीएफ, इसकी स्थापना 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुआ था। आजादी के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसे सीआरपीएफ का नाम देके इनकी कार्य की दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिए और यह बल कठिन से कठिन समस्याओं को झेला है और देश के आंतरिक सुरक्षा से लेके बाह्य सुरक्षा में इनको जब भी जो भी टास्क दिया गया है, यह बल पूरी तरह कर्तव्यनिष्ठा के साथ सरकार के और अपने आवाम के अपेक्षा पर खरा उतरा है। लेकिन इसी क्रम में सीआरपीएफ के एक जवान नाम एसएन पांडे, वह अपना दर्द बयान करने के लिए आज चाणक्य न्यूज इंडिया को याद किया है। चाणक्य न्यूज इंडिया की तरफ से मैं सुशील कुमार को भेजा गया है ताकि आप इनसे जानें कि क्या इनका दर्द है। तो एसएन पांडे जी, पहले तो आप बताइए कि क्या है सीआरपी। राम राम सर। राम राम। राम राम सर, ऐसा है कि मैं सीआरपीएफ का, मुझे बड़ा गर्व है कि मैं अपने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक सदस्य हूं और मैं इस राष्ट्र की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल और विश्व स्तर पर प्रतिमान स्थापित करने वाले बल का सदस्य हूं। इससे बड़ा गर्व होता है। मैं इसका हिस्सा भी रहा हूं और इस बल में जो भी हमें टास्क दिया गया, जो भी हमें अनुशासनात्मक रूप से दी गई, वो मैं पूरा भी किया और उसमें अपने। आपकी समस्या क्या है सो बताएं। सर, एक्चुअली क्या है कि मैं आपसे थोड़ी सा मैं टाइम लेता हूँ कि थोड़ा बड़ा संक्षिप्त में भी अपनी कहानी बता देता हूँ। मैं 10/4/1991 का भर्ती हूँ। 118 बटालियन में मोकामा घाट ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग के दौरान ही पंजाब इलेक्शन ड्यूटी भी कराया। उसके बाद में कसम परेड हुआ। यानी ट्रेनिंग के दौरान? जी सर। मैं ये क्या होता है बिना ट्रेनिंग के आप? ना, हम लोग ARCF 4 रखा था, इनवॉल्वेंस क्लासिफिकेशन फायर जो हो रखा था। फायर करने के बाद हम लोग पंजाब इलेक्शन ड्यूटी में चले गए जी। और उसके बाद आने के बाद हम लोग कसम परेड खाए। अच्छा, यानी ट्रेनिंग एक हद तक जो एक ड्यूटी संपन्न करने के बराबर आपने ट्रेनिंग कर लिया था सभी वजह। सर जी। उसके बाद हम लोग आ गए अपना, वहां से कसम परेड होने के बाद में अपना हम MHA रिजर्व हो गए। उस समय आरएफ का गठन नहीं हुआ था, तो उस समय हम लोग MHA में इधर उधर घूम करके जहाँ हमें ड्यूटी डिटेल किया जाता था, हर राज्य में हम लोग जाते थे, MHA रिजर्व रहते थे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हम लोग अंडर में आते थे ड्यूटी करने लगे। उसे मैं 13/6 को मैं ट्रांसफर 118 बटालियन से 39 बटालियन में गया। 118 बटालियन में मुझे वेतन कम मिला। वेतन कम मिला? ऐसे ये कैसे हो सकता है? वरना से 26 रुपया मिला, मुझे कम मिला। कितना कम मिला था? हमें सर, मैं आपको दिखलाता हूँ, ये रिकॉर्ड भी रखे हुए हैं। हाँ जी सर, मैं शुरू से ही रखा हूँ इन चीजों का। मैं वेतन का मैं 91 का वेतन टीए मुझे कम मिला। तो क्या 200 रुपया कम मिला हो? नहीं सर, उस समय का 100-150 रुपया मायने रखता था। अच्छा। एक्चुअली क्या होता था, उस समय हम लोग अनभिज्ञ के थे, फोर्स के बारे में जानकारी नहीं था। कितने महीने तक कम मिला है? बस 1 महीना कम मिला। उसके बाद में कमांडेंट त्रिभुवन त्रिवेदी थे, उससे उनका इंटरव्यू लिया। उसके बाद कंटिन्यू हमारा चालू हो गया। उसमें आया होगा ना, इस चीज में कटा होगा ना सर, यही तो दुख का बात है कि सीआरपीएफ में मैंने आपको ये जानकारी नहीं, कोई नहीं। जवानों को एक मिनिस्ट्री स्टाफ जो होता है बताना बहुत बड़ा तौहीन समझता है। कंपनी कमांडर तो बहुत दूर की बात है। हमारा पैसा कहाँ जाता है, और आज भी ये चीज की समस्या है कि हमारा पैसा कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ले लीजिए बस। और उस समय इतना हम लोग का बोलने का, अंडर ट्रेनिंग में थे लोग, हम लोग का बोलने का उतना दायरा भी नहीं था। ठीक। वहां पर हमने रिपोर्ट किया। उसके बाद एक जेपी टाइम होता था, क्योंकि इंडिपेंडेंट बटालियन खड़ी हुई थी, जेपी टाइम मिलता है। जेपी क्या होता है? ज्वाइनिंग टाइम। जब हम रिकॉर्ड हेडक्वार्टर से हम दूसरे बटालियन में जाते हैं, वो दूसरे ग्रुप सेंटर की बटालियन होती है, तो हम लोग का एक जॉइनिंग टाइम मिलता है। तो या तो जॉइनिंग टाइम कटवा देना चाहिए, नहीं तो उसको छुट्टी में
तो अभी ज्वाइनिंग पीरियड बोले हैं, अभी जर्नी पीरियड बोले हैं। जर्नी अच्छा, जर्नी पीरियड। अच्छा। तो जर्नी पीरियड का उसका नहीं दिया गया, जिसका मैं पत्रांक काफी उसका कॉरेस्पॉन्डेंस। माने जर्नी पीरियड क्या होता है, कितने दिन की अवधि होती है? इसका असर होता है 10 से लेकर के 15 दिन का होता है। वो ग्रुप सेंटर से ग्रुप सेंटर की दूरी के डिस्टेंस के अनुसार पर दिया जाता है। नियम के तहत ही था, आपको नहीं दिया गया होगा? नहीं सर, हमको तो बोला गया कि आप इमरजेंसी में जाकर 39 बटालियन में रिपोर्ट कीजिए, लेकिन हमें रिपोर्ट तो कर दिए, लेकिन जेपी हमको नहीं मिला। उसका लेटर नंबर है सर मेरे पास। माने जो आप माने डिजर्व करते थे, जो सुविधा डिजर्व करते थे, इसमें पहला एक वेतन कटा, हाँ, और दूसरा एक जेपी नहीं मिला। उसका लेटर नंबर है सर। 10 दिन जो आपको मिलना चाहिए था नहीं मिला। उसका लेटर नंबर T:9/1/97-39 EC1 डेटेड 25/10/97 तक मैं रिपोर्ट किया हूँ। 93 से लेकर 97 तक रिपोर्ट किया हूँ, लिखित और मौखिक। तो अगर एक बार जेपी नहीं मिलता हो तो नियम होता हो कि वो आगे नहीं दिया जा सकता है, ऐसा कुछ? अब उनका ऑफिशियल उतना तो हम लोगों को बताया नहीं जाता है, लेकिन मैं अपना जेपी था तो जेपी मिलना चाहिए। आप ये जानते हैं कि जेपी वो नहीं मिला किसी कारण से, हाँ, लेकिन आप ये जानते हमें तो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ना सर, कि आपको इस आधार पर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, हाँ, या फिर नहीं दिया गया तो वो भी बताना चाहिए। अच्छा। इसी क्रम में 39 बटालियन जब पंजाब से हम लोग चले गए नॉर्थ ईस्ट में हाफ लोअर हाफ लॉन्ग आता है, उसमें काफी डिस्टर्ब इलाका है। वो कहाँ बताया है? पंजाब में हम लोग जलंधर में हेडक्वार्टर था, कंपनी इधर उधर फैली हुई थी जी। और वहां से हम लोग चले गए नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में आप जाइएगा, लामडिंग से एक छोटा रूट, त्रिपुरा वाला लामडिंग असम। उसके बाद वहां से आप त्रिपुरा रूट में जाइएगा, त्रिपुरा रूट में जाइएगा तो एक लोअर हाफ लॉन्ग माहूर, लोअर हाफ लॉन्ग किस स्टेट में आता है? वो भी असम एरिया में आता है, लेकिन एनसी हिल है, उसका ऑटोनोमस काउंसिल स्टेट है वो। अच्छा। वो अलग ही उसका केंद्र सरकार से, वो कार्बी आंग डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। दोनों, और लगभग वहाँ हर राज्य का, नॉर्थ ईस्ट का वहाँ राजधानी भी कोई न कोई सीमावर्ती इलाका लगा रहता है। हरंगा जाओ, बदरपुर होते हुए ऐसा करके आदमी त्रिपुरा जाता है जी। तो उसी दौरान में मैं 8/7/1997 में बुरोइन पिस्टल के साथ में 2 उग्रवादी पकड़ा था। आपने? मैं जान पर खेल करके सर। अच्छा। मैं ही पकड़ने वाला हूँ उग्रवादी को। तो उस पे एक बने कोई टीम न जाता होगा ऑपरेशन? देखिए एक्चुअली क्या था कि आरोपी एक होता है, तो हम लोग का पीटी करते थे, उसमें आरोपी था। ऐसा आरोपी रोड ओपनिंग पार्टी। अच्छा। तो यानी वो क्या करती है? आरोपी का है कि यदि हम पीटी करते हैं या कोई हमारी कार्रवाई पास, माने आपकी कोई भी गतिविधि होती है तो हम उस दौरान हम लोग ऊपर में रहते हैं, कवर करता है, प्रोटेक्शन करते हैं। सभी नीचे वाले को हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं। अच्छा। हम लोग वहाँ पर किए। तो आप आरोपी ड्यूटी में थे। फिर क्या हुआ? वहाँ पर क्या हुआ कि फायर का पकड़ो का आवाज आया। पकड़ो का मैं ऊपर में था, तो मैं उसको ऊपर से ही 12-14 फीट से हम जंप विथ वेपन बुलेट प्रूफ के साथ कूद गए और उसको हैंड्सअप करा दिए। हालांकि वो मारने का प्रयास किया, मुझे पिस्टल रखा था वो, तो मैं लात से मारा, वो गिर गया। उसके बाद में तब तक पीछे से गाड़ी रिकवरी करके आई, तो और लोग भी पीछे से दौड़े थे। तब तक मैं राइफल तान दिया, उसका छाती पर रख दिया। और इतना हुआ था। उसके बाद वो सभी आ गए जो पीछे पकड़े चिल्ला रहे थे। यानी आपने पिस्टल सहित, हथियार सहित जिंदा उग्रवादी पकड़ा सर। ठीक। वो हमको मारने का चाह, मैं भी उसको लात से मारा, गिर गया। छोटा आपने युद्ध लड़ा? हाँ, एक लड़ा। और उसको गिरा के आपने रखा बिना फायर किए। आपने मैक्सिमम बुलेट बचा के उसको कवर कर लिया। ठीक है। दूसरा उग्रवादी उसमें से एक दूसरे डायरेक्शन में भाग गया, तो वो जंगल झाड़ी में छिप गया। एक भाग गया, एक पकड़ा गया, और दूसरा वो छिप गया। तो उसको मैं क्या किया, हम और बालचंद थे ई कंपनी के, वो भी आरोपी में थे, तो हम दोनों ऐसे ही, हम लोग थोड़ा बिहार से बिलोंग करते हैं दोनों। हम लोग तो खैनी खा रहे थे, तो देखा हरकत हुआ झाड़ी में, तो उसको भी हम लोग कैप्चर कर लिए। 2 उग्रवादी को मैं कैप्चर कर लिया। अच्छा, 2 उग्रवादी को कैप्चर कर लिया। ठीक है। कैप्चर करके हम एनएसजी कोर्स करने चले गए। ठीक है। इधर में मैंने कैप्चर करके यहाँ बटालियन में उसको सुपुर्द किया। हाँ जी। फिर उसके बाद हमारा एनएसजी में नाम था। एनएसजी में नाम? हाँ, तो एनएसजी कोर्स करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी। जी सर। अच्छा। तो वहाँ पर मैं चला गया। वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ पर हमारे साहब डफोला साहब थे और हमारे पीएस नेगी थे। उन्होंने महेंद्र सिंह नेगी, MS नेगी, बोले कि पांडे तू पिछले सीआरपीएफ में एनएसजी में फंसा, तो जा, तेरा गैलेंट्री मेडल मिल जाएगा, आराम से जा, तेरा ऐसे ठीक हो जाए। मैं अपना कोर्स नहीं किया, मन इच्छा होकर के वापस आया। यहाँ पर जब रिपोर्ट किया था, देखा यानी आपको जो एनएसजी भेजा गया, हाँ, तो वहाँ के अधिकारी आपको बताएं? क्या बताएं? आप वहाँ जाइए
और उसका मतलब जो उग्रवादी पकड़े हैं उसका क्या होगा? उसका मेडल वेडल मिल जाता है सर, जैसे पुलिस अच्छा। गैलेंट्री मेडल मिल जाता है, ACR अच्छा हो जाता है सर। गैलेंट्री मेडल क्या होता है? गैलेंट्री मेडल में इसमें क्या, गैलेंट्री में बहादुरी होता है, बहादुरी, पदक हाँ। हुआ, बहादुरी का पदक होता पदक हो गया था। सेना का एक सैनिक के लिए इससे बड़ा और क्या पुरस्कार चाहिए? है। सैन्य सम्मान में, हाँ जी तो सर। सही है। एक यहाँ सैनिक के लिए तो ये सम्मान जी चाहिए। अभी यहाँ पर आया था, ये लोग क्या कहते हैं, पहले से BHM OHM होता है तो उसका अपना लिस्ट बना करके मैं ही पकड़ने वाला मेन आदमी, मेरा ही नाम है। यानी जो क्रेडिट उसको पकड़ने में आपको मिलना चाहिए था नहीं मिला। और BHM क्या होता है? बटालियन हवलदार मेजर। उनका क्या रोल होता है? उनका क्या होता है, ये लोग हेडक्वार्टर के कमांडेंट के खास आदमी होते थे। अच्छा। और देखिए एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य है पैरामिलिट्री में या किसी भी आर्मड फोर्स ऑर्गेनाइजेशन में, ये BHM JSM तकरीबन कमांडेंट के ये लोग चापलूस टाइप के प्रवृत्ति के होते हैं। चापलूस कर रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं आप कह रहे हैं ना? बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। माने उनके अंदर में काम कर रहे हैं। उनके अंदर में जो ऐसा कहेंगे वो CO साहब इतना बताएंगे तो नीचे इतना बता देंगे, आदि इतना वेलफेयर देंगे तो उसको शॉर्ट में रखेंगे। अच्छा। इनका भ्रामक माने इनका रोल क्या होता है? जो उनका आदेश आप तक पहुंचाना, हाँ। करना। कमांडेंट एजुटेंट को बीच की कड़ी है। बीच की कड़ी है ये लोग। एक अच्छा। चैनल फौज में बहुत ही बड़ा चैनल होता है जी। इसके माध्यम से लोग आ गए। यहाँ पर आने के बाद में बनवारी लाल तो उसमें मतलब BHM जो होते हैं सो आपका मेडल एक क्लियर नहीं हुआ है, वो मेडल अपने नाम से करवा लिए या किसी एक्चुअली क्या है सर, मैं मेडल किसके नाम से गया? फिर वो आपस में रिवार्ड मेडल वो लोग आपस में खा गए। रिवार्ड मेडल मिला उसको। रिवार्ड भी मिला और उस एक देखिए सर, एक आदमी पकड़ने वाला है, 7 आदमी का आप नाम दीजिएगा। हाँ। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो, कोई अचीवमेंट नहीं हुआ। अच्छा, मैंने आपके अचीवमेंट को तितर बितर कर दिया गया। कर देगा, मुझे साइलेंट कर दिया गया। ओ अच्छा ठीक। आगे उसके क्या बाद में मैं इसको IG तक रिपोर्ट किया, ईस्टर्न सेक्टर IG थे RP सिंह IPS, वहां जी। तक मैं गया। हाँ। कुछ फायदा नहीं है, लिखना पढ़ना सब बेकार है। मतलब पहला आपका पेमेंट वाला हुआ? पहला पेमेंट आपके साथ नहीं मिला, आज बहुत तक बड़ी नहीं मिला। नाइंसाफी है, लेकिन फिर भी आप चर्चा कर चल रहा है। दूसरा ये ज्वाइनिंग टाइम पीरियड हाँ। नहीं मिला, जर्नी पीरियड नहीं मिला। और तीसरा सबसे बहादुरी का मैं काम किया। ये तो बहुत बहादुरी की बात। अगर बात आती है इसकी सत्यता कैसे हम माने, चैनल माने? इसका या सर लेटर नंबर है, मैं एप्लीकेशन दिया, उसका लेटर नंबर है, उसका मैं लेटर नंबर दिया हूँ सर। BO नंबर 285। इसको जूम किया जाए, क्या है? देखिए सर, BO नंबर 285/97/39 डेटेड है 20/9/97। इसका मैं बकायदे लिखा हूँ सर। अच्छा, वहां तक मैं दिया, कुछ नहीं हुआ। यानी आप इसका क्लेम किए जब मैं इसका हम इसका असल लायक- हकदार मैं हूँ जो भी अच्छा। आगे बताइए। उसके बाद वहां से निकला सर, तो मुझे जब ज्यादा मुंह खुलने लगा, चाहे मैं रिपोर्ट करने लगा, तो लोग टॉर्चर, जो फौज में ज्यादा सच्चाई बोलता है ना उसको ज्यादा लोग टॉर्चर भी करते हैं। तो मुझे STF में भेज दिया गया, 66 बटालियन स्पेशल टास्क फोर्स। स्पेशल टास्क फोर्स में। वहां पर हम लोग आर्मी के अंदर में आर्मी के साथ आप हाँ, उनके हाँ। अधीन ड्यूटी किया? ड्यूटी किया, ट्रेनिंग लिया सर। वहाँ पर CIT का हम लोग ट्रेनिंग लिए वहाँ। अच्छा, CIAT काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट वाला ट्रेनिंग। उसी लेवल पर अभी आजकल कोबरा चल रहा है। अच्छा, उस समय हम लोग 98 में ले रखे थे। जी। तो वहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग लिए, ट्रेनिंग लेने के बाद अपना ड्यूटी कर, उसी में दुर्भाग्य सर कि 7 फरवरी 1999 में 7:30 बजे के लगभग नियर अबाउट हम लोग लॉट ऑफ ड्यूटी मेंटेन करके आ रहे थे, मिलिटेंट एक्शन में बम ब्लास्ट हुआ। गाड़ी अच्छा। हमारी उड़ गई, पहली गाड़ी तो निकल गई, दूसरी गाड़ी उड़ गई। बम जो IED वगैरह जी IDX। माने टाइम बम होता है कि वो क्या होता है? वो सर क्या था कि बताते हैं उस समय, उतना तो हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन बताते हैं कि वो बैटरी से मैंने उसको ब्लास्टिंग किया गया था। ब्लास्टिंग किया जाता है उस हाँ, तो तरह से। पुलिया के नीचे लगा गया था, उसमें हमारी गाड़ी उड़ गई। गाड़ी उड़ी थी, आप गाड़ी में थे? गाड़ी में था मैं, राइफल लेके, जिसमें मैं सर सबसे बड़ा मेरा क्षति हुआ ये। क्या? अरे उसको क्या कर रहे हैं उसको? ये आँख सर हमारा बर्बाद खत्म। ये आँख नकली है सर, नकली है? नकली आँख है। ये पत्थर का होगा शायद। पत्थर का सर। आप इसको निकाल भी लेते हैं? हाँ, निकाल के सोता हूँ सर। दिन भर आपके आँख में पड़ जाता था, आपको दर्द होता है। मेरा तो इतना खोपड़ा लेके घूमते अच्छा, रहता ये हूँ, सब दर्द भी होता है? दर्द होता है सर। लगा लीजिए, लगाइए इसको। तो ये क्षति उस दौरान वो का है। हुआ। उसके बाद क्या ये हुआ? पैर का पंजा टूट गया सर। ये देखिए पंजा अभी भी गांठ पड़ा हुआ है। अच्छा, वो पंजा ही टूटने का हाँ, है। इस पैर का मांस उड़ गया। ये सब देखिए सर, ये पैर का ये सब अच्छा, ये सब उसी का है। अब तो बहुत कुछ भर गया, पहले एकदम पतला सा था पैर ये। मांस पैर डैमेज था वो। हाँ। अच्छा। वहां से उसके बाद बटालियन हेडक्वार्टर दिल्ली में पपन कला में रह गया। उसके बाद हम लोग बटालियन चली गई, कंपनियां चली गई श्रीनगर में ड्यूटी करने। तो ड्यूटी अपना करने लगा। यहाँ पर
हॉस्पिटल से अपना के रिलीज होने के बाद में मैं टोटल ड्यूटी की, आरपी ड्यूटी, मेस ड्यूटी, स्टोर मैन, एक साथ 4 ड्यूटी का, कंट्रोल रूम ड्यूटी। मैं वैसे भी सर, आप इतने मल्टी टैलेंटेड होने के बाद आपका क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया? अब देखिए हमारी दुर्भाग्य है कि हमारा समीक्षा करने वाला हमारे अधिकारी होते हैं, अब अधिकारी तक हमारी बात सही पहुंच नहीं पाती। ऐसा नहीं कहता हूं कि सीआरपीएफ में अधिकारी अच्छे नहीं है, मैं एक से एक ईमानदार, जैसे बीके शर्मा साहब को देखा, मैं डीएस मेहता को देखा, एसएस सोनी को देखा, बीपीएस पवार को देखा जो आईजी से रिटायर हुए, दूध का दूध पानी का पानी, वैसा रॉयल, वैसे ऑफिसर के कमांड में तो फॉलोअर बन के जीने में मजा आता है सर। देखा कि ईमानदार भी है, इसमें ऐसे नहीं कि सभी ऐसे हैं, लेकिन कुछ है। वहां पर अपना सभी ड्यूटी किया करने के बाद में मैं 2 बार थोड़ा मेस के बारे में रिपोर्ट कर दिया, खाना वाना के बारे में था। नहीं, आप वहां से एसटीएफ में आए, एसटीएफ के बाद क्या हुआ? एसटीएफ में सर वहां पर बम ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट में, अच्छा एसटीएफ में बम ब्लास्ट के यहाँ तक है, उसके बाद क्या हुआ? पप्पन कला में बटालियन हेडक्वार्टर हो गया, कंपनियां चली गई कश्मीर के अंदर में। कश्मीर वहाँ पर ठीक था, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेस का मैं थोड़ा वहाँ का होता क्या था कि मुझे टॉर्चर किया जाता था कि ऑफिसरों घर में काम करने के लिए अर्दली के रूप में। ये क्या होता है? अर्दली क्या होता है एक्चुअली सर, आपको बताऊं, उसका पूरा मेरे पास लिस्ट है। ये अनऑथराइज ऑफिसरों जो एक रिटायर हो गए हैं या वर्तमान में है, तो उनके पति हैं उस कश्मीर में है या अदर स्टेट में ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी फैमिली जो है सीजेज क्वार्टर में, ऑफिसरों का जो क्वार्टर है साकेत के अंदर में, वहाँ पर रहती हैं। और उनके घर में घर का काम करने के लिए, खाना पीना, बाजार हाट करने के लिए ये होता है, शुरू से परंपरा बनी आ रही है। तो शुरू से परंपरा बनी आ रही है, तो आप किस रैंक में थे? मैं सिपाही रैंक में था। सिपाही में, सिपाही तो उसको तो आपको ड्यूटी बढ़ता होगा, तो आपको ड्यूटी करना पड़ेगा ना? नहीं सर, तो एक्चुअली अनऑथराइज, हम देश की रक्षा के लिए भर्ती हो, किसी घर में नौकरी करने के लिए मैंने ये अनऑथराइज है सर। अब पूरे भारत सरकार तक जानकारी है, डीजी तक का है, डीजी के घर में भी है, मेरे पास लिस्ट है सर। हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब ये कि मतलब उनके अनऑथराइज रूप से वहाँ पे काम कर, अनऑथराइज काम होता है। अच्छा, मतलब आप उसके लिए अधिकृत नहीं है ना? आप किस काम के लिए? तो हम सिपाही है, सिक्योरिटी उनका हो सकते हैं, हम अंगरक्षक हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन हमसे झाड़ू पोंछा, कच्छा धुलवाना, ये सब काम हमारा नहीं है। अच्छा, तो ये लोग अपाहिज होने के चलते, विकलांग होने के नाते मेरे साथ टॉर्चर करने लगे। अच्छा, पहले आपको हम कहे चूंकि विकलांग हो गया तो थोड़ा बहुत, हाँ ये सब है तो आप कर दीजिए। अच्छा, अब मैं जीवन से, लेकिन आप वो न करना, आपके आप सम्मान इस बात की गवाही नहीं दे रहा। तो सर शरीर से डिसेबल हो गया, राष्ट्र रेजिमेंट के लिए, उसके बाद में सब काम करना मेरा उद्देश्य नहीं रह गया। ठीक, एक जीवन का पड़ाव होता है। आगे वहाँ पर थोड़ा रिपोर्ट किया, उसके बाद अच्छा आपने इस ड्यूटी को मना किया, आप रिपोर्ट किया जब हम नहीं कर पाएंगे ये सब, ऐसा हाँ हुआ? तो थोड़ा ऑफिसरों को लगा इस चीज को कि मैं जवाब दे रहा हूँ, एक सिपाहियों का ऑफिसर का जवाब दे रहा हूँ। तो यहाँ से आपका टॉर्चर, अब यहाँ से अब यहाँ पर हमारे ऊपर जो सिंपैथी था, जो बीपीएस पवार कमांडेंट हमारे चले गए, ट्रांसफर हो गया, ऐसे सरावत आ गए। ऐसे सरावत आने के बाद में अब वो थोड़ा उनकी, खुद अपनी लड़की घर में पावरगंज में हमको भेज रहे थे। अच्छा, उनका एक ही लड़का एक ही लड़की है। हाँ। तो अब ये ऐसे सरावत भेजने लगे 66 बटालियन से। मैं इसका मना कर दिया। मना करने का नतीजा हुआ कि इन्होंने हमारे साथ में ई कंपनी के साथ में लोग भेज दिए कश्मीर में। कश्मीर में भी ड्यूटी देने लगा अपना, रनर ड्यूटी भी करता था, इधर भी ड्यूटी। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात थी कि कश्मीर के अंदर में कुछ चरित्रहीनता होती थी। क्या? वहाँ पर सर गलत औरतें आती थी। अच्छा, मेरे गेट में ड्यूटी रहती थी। तो कानून तो देता है कोई कहीं नहीं रहे, इसमें क्या आपको? नहीं सर, आप कोई अपना आता है, देखिए आप क्या दिक्कत है? देखिए फौज का नियम होता है, वाई नो मैन वेल्थ इक्वल टू वार। किसी भी लड़ाई का 3 ही कारण होता है, सुरा सुंदरी संपत्ति बराबर संग्राम। तो ये तो नैतिक चीज है, जो कि शास्त्रीय चीज है। इसका तो मैंने संविधान, सीआरपी के या कोई भी पैरामिलिट्री या मिलिट्री के तो कानून में नहीं ना होगा। तो यही तो दुख का बात है ना सर, कि आप गलत औरत क्यों लाएंगे? तो और लोकल, वो भी लोकल औरत, तो वो अनऑथराइज है या अनऑथराइज नियम है ऐसा? नहीं सर, है वो लाना सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत खराब है। अच्छा, कमांडेंट खुद ला रहा है, उसमें बड़े बड़े अधिकारी, कमांडेंट बिना आईजी डीआईजी आईडीजी के बगैर सहकर नहीं लाएगा। कमांडेंट कीमत नहीं है, जितना भी जो मतलब जैसे अभी हम कह देते हैं, जैसे हर आदमी को जीने का अधिकार जी, तो वो उस तरह से जी रहे हैं, तो मैंने उनके पास आप देखिए सर क्या है, जब उनके बुला रहे हैं सिस्टम में है, तो ये मतलब सिस्टम में नहीं है सर। अच्छा,
यह अनऑथराइज है। अब चरित्रहीनता, गलत औरत, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। फौज में इसके आप अपना फैमिली लाइए। अच्छा, आप गलत औरत किसी को लोकल औरत को क्यों लाएंगे? जी आगे बताइए। ईएस खान लाते थे। ये नहीं कि ईएस खान, इससे पहले भी बहुत आया है। हम ड्यूटी था, यदि चेक करता हूँ तो ह्यूमन राइट्स। आपका एक आंख खराब था। हाँ। और एक ही आंख था तो बंद कर लेते, क्या दिक्कत था? नहीं सर, मैं अपने राष्ट्र रेजिमेंट के साथ में ऐसा नहीं कर सकता। वहाँ भी आपका आत्मसम्मान गवाही दे रहा था आपको, माने आपको ये लग रहा था? जी, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारा राष्ट्र है तो हम है, राष्ट्र है तो हम है, राष्ट्र नहीं है तो नहीं है। और मुझे गर्व है इस बात का, भले जो भी सीआरपीएफ को कहे कि मैं सीआरपीएफ का हूँ, मैं हर सुरक्षा संबंधी समस्या सुलझाने में पूर्ण रूप से सामर्थ्य हूँ, मैं किया हूँ। फिर क्या हुआ? वहाँ सब गया थे ऑफिसर लोग, इस चीज को मैं थ्रू दी प्रॉपर चैनल दरबार में भी बतलाया, इन चीजों को बड़े बड़े अधिकारियों से भी बतलाया। लेकिन ये लोग एक्शन लेने के बजाय इनके मौज मस्ती में खलल पड़ने लगा, तो मुझे यहाँ भी टर्चर करना है। आप इतना कि हमको लड़ाई में डिटेल कर दिए, जो लड़ाई नहीं हुई, आमने सामने फौज तैनात हो गई हिंदुस्तान पाकिस्तान का। कब की बात बता? ये 2001 2000 की कारगिल वार के टाइम। कारगिल के बाद में सर फिर आमने सामने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोनों फौजें शायद 2001 पर हमला के बाद हुआ था क्या? हाँ जी। संसद पर जो हमला हुआ था, वाजपेयी गवर्नमेंट थे उस समय, वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो शायद उस समय खड़ा कर दिया गया था। उस समय की बात बता। जी सर, तो उसमें 526 से अधिक बटालियन आर्मी के साथ में था मैं। आपको तो और फख्र होना चाहिए। फख्र होना चाहिए, ठीक है सर। उसके लिए मैं आज भी कहता हूँ सर, आपके चैनल के माध्यम से, मेरी ये भी आंख यदि राष्ट्र के काम आता, मैं आज देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या यह विभाग कंपनी कमांडर से लेके गस्टेड ऑफिसर और डीजी तक सभी काने अंधे हैं? उनको नहीं सोचना चाहिए जिसका पैर दोनों जख्मी है, आंख खराब है, वही आदमी जाएगा? स्वस्थ आदमी ग्रुप सेंटर में नौकरी करेगा, आराम के बटालियन में नौकरी करेगा और रनर की ड्यूटी करेगा। मेरे प्रति, मैं भी तो इसी बल का सदस्य हूँ। वहां से ये लोग भी है, वहां से भी चाहे उसके बाद में जी कंपनी बनी। जी कंपनी में भी अपना, उस समय जी कंपनी कोई माई बाप नहीं था, आईजी के अंडर में रहते थे। बटालियन चली गई त्रिपुरा में, हम फंस गए कश्मीर में। फिर उसके बाद ऑर्डर निकला कि नहीं भाई, जी कंपनी बटालियन के साथ रहेगी। फिर मैं त्रिपुरा गया। त्रिपुरा भी अपना जो रोटेशनल ट्रेनिंग होता है वहाँ एरिया का, वो भी किया। वो करने के बाद हमको रोटेशनल ट्रेनिंग माने एरिया, जिस एरिया में हम जाते हैं उसके बारे में, उस टेंडेंसी को समझने के लिए हमें एक रोटेशनल ट्रेनिंग कराया जाता है बटालियन लेवल में। अच्छा, उसमें भी भाग लिया? हाँ, तो उसमें अपना भाग लिया मैं। वहाँ से फिर हमको जी सेल में रख दिया गया। नया सीआरपीएफ में जी सेल बना था। जी सेल क्या था? जी सेल एक तरह गुप्तचर विभाग का सिविल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अच्छा, तो उसमें मैं लाता था। लेकिन तो आपके बने शारीरिक क्षमता के हिसाब से ठीक रहा? ठीक ठाक, वो ठीक था। लेकिन दिक्कत है कि जी सेल में बहुत कमी भी है। जी सेल में, जी सेल का काम कम होता है। हाँ, साहब लोग का काम ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब वहाँ भी क्या कहते हैं, वहाँ भी जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य से भटका दिया जाता है। जैसे कश्मीर में था। हाँ, कश्मीर में भी वही इरला नंबर 4440 ओम प्रकाश बेद देहरादून रविन्द्रनाथ टैगोर स्ट्रीट। इरला नंबर क्या होता है? इरला नंबर इंडिविजुअल रेगुलर लेजर ऑफ अकाउंट्स, ये इरला नंबर होता है। इसी को सेना में आर्मी हो जाता है। ये जैसे हम लोग का फौजी नंबर होता है। अच्छा, जैसे मेरा फौजी नंबर 91 31 82 82 5। अच्छा, वैसे गस्टेड ऑफिसर का इरला नंबर होता है। अच्छा, ठीक है, मतलब वो इनका कोड पहचान हुआ, पहचान हुआ फौजी नंबर। तो वो लाते थे। अब वही कंपनी कमांडर हमारे में थे। कंपनी के कंपनी कमांडर ओम प्रकाश बेद, वही यहाँ पर डीसी बना। ये जी सेल के अंदर में डीसी ऑप्स के चार्ज में आ गए। अब इनका था, ये चरित्रहीन आदमी थे, में से घोटाला वाला आदमी थे, चरित्रहीन थे, क्लियर चरित्रहीन थे। इनका रिपोर्ट लिखा हूँ मैं, आज ही तक बताया हूँ। बागेश मिश्रा आईपीएस को मैं पूरा डिटेल बताया हूँ। मैं रोने लगा हूँ। आप ये बात जो बोल रहे हैं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बुढ़ापे का इश्क का अंजाम। पुलिस अब इस दृष्टिकोण से इस मामले की जांच कर रही है कि अपने से 40 साल बड़े सीआरपीएफ के कमांडेंट अब्दुल सत्तार खान से निकाह करने के पीछे साजिया का कोई मकसद छुपा हुआ था। अच्छा, ये पेपर का ये है, मतलब इनके 81 में कुछ दुर्घटना हुआ था क्या? नहीं सर, दुर्घटना बच गया, लेकिन ये इसमें संलिप्त थे, जो कि बल के नैतिक एवं उस समय सर कश्मीर में ये था कि वहाँ की लोकल औरतों से आप शादी विवाह नहीं कर सकते हैं। अभी तो 370 हटने के बाद ये सब प्रक्रिया शुरू हुई है। हाँ। उस समय नहीं था सर। हमारे सामने लोग गाली देते थे, मारते थे, पीटते थे, काटते थे, हम लोग कुछ नहीं कर पाते, चुपचाप मौन खड़ा रहते थे हम लोग। मौन अब कर दिया गया था सरकार की तरफ से? क्या आदेश था उस समय? 370 के समय में सर कुछ नहीं, बस सुरक्षा, बस सेल्फ डिफेंस फायर करो, अपना बचाव करो।
ये मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में फौजियों का ताकत बढ़ा है 370 हटने के बाद में। लेकिन उस समय कमांडेंट आखिर एक मध्य प्रदेश का कमांडेंट जी वो कश्मीर की एक औरत के साथ में यदि ऐसा संबंध रखता है तो ये तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत घातक चीज है सर। तो फिर क्या आपने इसका आगे सामने सिपाही क्या करेगा, अगला तक आप कुछ रही थे, हम अगला बताया कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने आईजी को परिणाम होगा, कहीं अम्बुश लगा दे, हम लोग ब्लास्ट में। फिर आगे क्या हुआ था उसके बाद? कुछ नहीं सर, सब ऑफिसर मिली जुली एक ही है, मैंने वो मिले जुले हो गए। फिर क्या हुआ आपके साथ, क्या हो गया, समस्या आपका क्या है? वहाँ पर आ गया, वहाँ पर आने के बाद त्रिपुरा में आया तो यहाँ पर ये भी वही चिंता की काम होती थी। मैं भागेश मिश्रा साहब से बताया कि सर मेरा आँख फूट गया है, मेरा टांग दोनों पैर हमारा जख्मी है, हमें जिस शारीरिक जैसी योग्यता है उसके अनुसार ड्यूटी ली जाए। मैं 12-12 घंटा राइफल के साथ ड्यूटी देता हूँ, स्वस्थ आदमी सोता है, मुझे टीए कम मिला, उग्रवादी नहीं मिला। मुझे इसी दौरान चरित्रहीनता का आरोप लगाया, बतलाया, इन लोगों को सुझाव दिया, तुमको सजा दे दिया गया। आईजी साहब मेरी पूरी बात सुना, मैं रोने लगा सर। 1 घंटा उनसे इंटरव्यू में बात हुई थी। आईजी साहब ने बोला कि पांडे घबराओ मत। उनके एक कहने से मुझे 55,000 रुपया एक्स ग्रेशिया अमाउंट भी मिला सर। अच्छा, हाँ, उन्होंने क्या और एक डिक्टेशन मुझे नोट क्या होता है? जैसे आंख फूटा है ना सर, उसके बारे में इसके मतलब एक तरह का कंपनसेशन, अलाउंसेस मिला। अच्छा। उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन लिखवाया, ही इन्फॉर्म अबाउट नॉन रिसिप्ट एक्स ग्रेशिया अमाउंट रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट पनिशमेंट अवॉर्डेड टू हिम एंड अदर मिसकंसलेशन कंप्लेंट। एडीओ नंबर should be send a DIG Adam Director General Office for Office Yearly Statement GPIS। उसके बाद में लास्ट में लिखते हैं बट डिसीजन इज वेटेड। ये भागेश मिश्रा IPS से मैं पूरा कहानी बताया। अब 55,000 रुपया मुझे मिला, 55,000 रुपया में मिल गया उसका, लेकिन सजा रद्द अभी भी नहीं हुआ जो मुझे कश्मीर में मिला था। कश्मीर में आपको सजा दे? हाँ, माने ये जो आपने सैनिक सम्मेलन में आवाज उठाया था, तो आपको सजा दिया गया? सजा दिया गया। क्या सजा दिया गया? 14 दिन हम सस्पेंड थे, 15 दिन का लाइन कन्फाइनमेंट विद फैक्ट्री। एक तरह से फौज में कैदी जीवन होता है 15 दिन का। अच्छा, वो सजा मिला था? वो सजा मिला था। तो मेरा गलती क्या वो सच बोलने की सजा? सच बोलने की सजा सर। इनके ऑफिसर के यही नहीं सर, ऑफिसर लोग सब जबान लगभग जी रहे हैं, वो माने मुंह बंद करके रहे थे, आप भी बंद कर लेते, क्या दिक्कत है? देखिए सर, ऐसा है कि देखिए ऐसा करना समय दी, हम अपने अफसरों से सिस्टम से हार जाएंगे तो देश की रक्षा क्या करेंगे? हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। आगे बताइए। उसके बाद में मैं किया, 55,000 रुपया मिला, लेकिन ये लोग 55,000 रुपया के ऊपर में हमको टॉर्चर करना शुरू कर दी। पार्टी दो। मैं क्यों पार्टी दी सर? मेरा आँख फूटा, मेरा इनको पार्टी किस लिए दी? पार्टी मैंने मुर्गा हंसी मजाक किया नहीं सर। हाँ, लेते हैं सर। अभी मैं आपको बताता हूँ, CRPF में अभी भी देखिएगा, मेरे टाइम की बात, अभी पता नहीं कैसा है। अभी भी गस्टेड ऑफिसर हमारे राशन मनी राशन एडवांस कंपनी में नहीं देते। कंपनी में कंपनी कमांडर होता है, वो गस्टेड ऑफिसर होता है। हाँ। उसका राशन मनी चेक किया जाए, राशन एडवांस जमा करना चाहिए। किस आधार पर राशन लेता है या किस आधार पर खाना खाता है? जब जवान जमा कर सकता है तो क्यों नहीं जमा करेगा? उसको तो भी जमा कर। और पैसा का ब्याज जाता कहाँ है? होता है ये कंपनी में 135 की नफरी होती है। अच्छा, 135 जवान का जो उतना पैसा जमा इकट्ठा हुआ, ये कंपनी कमांडर माइनस कर ले, वो तो जमा करता है नहीं। वो पैसा का ब्याज तो आखिर अकाउंट में तो कंपनी में रहती नहीं थे। आजकल तो ATM सिस्टम है, वो तो उसका ब्याज का एक्स्ट्रा खाना क्या राशन मनी में एडवांस कितना है? अभी लगभग 4-5 हजार रुपया होगा। 5,000 5-6 लाख के आसपास बनता है। 6 लाख का रुपया। अब बटालियन में जोड़ लीजिए कि 7 कंपनियां हैं। अच्छा, जी तक कंपनियां और हेडक्वार्टर, तो 7-6-42 यानी 42 लाख हुआ। अच्छा, इसका 42 लाख का तो महीना में कुछ नहीं तो 2,000 तो शुद्ध मिलता होगा सर। खिलाते तो होंगे उसमें? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। यहाँ तक एक्स्ट्रा डाइट बताइए हमको, क्या खिलाया गया? नहीं, जो एडवांस लेते हो तो खर्चा होता होगा ना? खर्चा होता होगा तो सर, आखिर बैंक में जमा करते तो पैसा तो रखा, उसका ब्याज तो मिलता होगा ना सर। बैंक तो देती होगी चक्रवृद्धि ब्याज, या उसका तीसरा महीना देती होगी ना सर। मैंने उस पैसे का फायदा अधिकारी लेते हैं। पार्टी पौवा अपना करेंगे, दारू शराब पियेंगे। यही नहीं, रम एडवांस भी जमा होता है। अच्छा, उसका तो मिलता ही नहीं है। इसका तो पैसा खर्चा भी होता है, इसका मिलता ही नहीं है। अब हम बिहारी को तो वैसे भी अलाउ नहीं है दारू शराब। तो आज हुआ है ना? आज हुआ है, लेकिन ये फौज में बहुत। उसके बाद में वेलफेयर फंड है। अच्छा, इन चीजों के बाद में मैं वहां पर गया तो इन्होंने किया कि यही जो आपको जो कुछ साल पहले क्या त्रिपाठी थे, दिनेश त्रिपाठी, ये कमांडेंट के चार्ज में है। ये आवना देखा था, कभी की सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी उनके साथ ड्यूटी किया नहीं। ये आते ही हमको गाली माँ बहन का देना शुरू कर दी। गाली देना शुरू कर दिया। मैं बोला सर गाली किस लिए दे रहे हो?
कोई अब गलती की होगी तो गलती कौन सा है? मैं अपना तकलीफ रो रहा हूँ, हम किसे रोएंगे? कमांडेंट से नहीं रोएंगे, कंपनी कमांडिंग ऑफिसर से नहीं रोएंगे तो रोएंगे किसे हम? वो आपके आंख के बारे में जानते थे? पता नहीं जानते थे कि नहीं जानते, मुझे तो नहीं मालूम है। लेकिन वो आते ही कंपनी में फर्स्ट विजिट कर रहे हैं, वो एज ए कमांडेंट का चार्ज लेते हुए कंपनी में आते हैं, टेक हेडक्वार्टर में आते हैं त्रिपुरा में। अब मुझे ऑफिस में बुला करके गाली देना, एक कौन सा ऑफिस में बुला लिया? फिर ऑफिस में बुला के गाली दे रहे हैं। फिर क्या हुआ? वहां पर हम अपना साइलेंट हो गया, भगवान पर छोड़ दिए कि इनका संस्कार का पता चलता है। और वही भगवान की कृपा ऐसी हुई कि 2 साल 3 साल के बाद में गर्म पानी फेंक दिए, खुद इनको दुनिया जान गई। गर्म पानी फेंक दिया मतलब? एक जवान यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं बिहार में, बोध गया साइड में क्या बोध गया साइड में क्या है? ट्रेनिंग सेंटर आरटीसी है, हाँ, राजगीर में गर्म जवान का पानी फेंक दिया था। ये इनका संस्कार है हमारे ऑफिसरों का। ये नहीं सही, जवान के ऊपर देह पर गर्म पानी फेंक दिया। वो साहब डीआईजी साहब, ये सीआरपीएफ में होता है, बहुत ऐसा केस होता है। ऐसा नहीं है सीआरपीएफ में ऑफिसर चुप रहो प्यारे नहीं तो फंसोगे। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म ये भी है, चुप रहो प्यारे नहीं तो फंसोगे। अच्छा, हाँ, मैंने सीआरपीएफ से फंसोगे। वो ये इन्होंने किया। उसके बाद में फिर चलो कोई नहीं, अपना काम करता रहा। उसके बाद में ट्रांसफर हो गया 170 बटालियन में। 170 बटालियन में के शिवा प्रसाद हमारे 39 में भी कमांडेंट थे। अच्छा, अपना ड्यूटी करो। वहाँ भी देखो सर, मुझे फिर वही ग्राउंड ड्यूटी, जवानों के साथ ट्रेनिंग करना। तो जवान के साथ मैं उससे ज्यादा एक्टिव हो जाऊंगा तब ना, उसके एक यंग ब्लड के साथ। जब ट्रेनिंग में थे तो मैंने जब ट्रेनिंग हो रहा था तो उस समय ये डैमेज था जो बात बता रहे हैं। ये 99 में डैमेज था सर। 2004 में जवान का ट्रेनिंग दे रहा हूं। ठीक, आगे बताइए। वहाँ पर ट्रेनिंग दिया मैं। ट्रेनिंग देने के बाद में जवान भी ठीक थे। फिर इसी दौरान एसएससी क्वालिफाइड किया, हौलदारी कोर्स क्वालिफाइड करके आया, पास होकर गया सीटीसी 3rd में। अच्छा। मुदखेड़ से। वहां से आने के बाद आपको इस अवस्था में वो जो होता है ट्रेनिंग वो कैसे ट्रेनिंग? देखिए एक्चुअली क्या है सर कि बैटल कैजुअलिटी का रूल है कि बैटल कैजुअलिटी में यदि गवर्नमेंट ड्यूटी के दौरान कोई डिसेबल हो जाता है, हाँ, तो उसका प्रमोशन मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि इस समय ऐसा माहौल था, बटालियन नई खड़ी हो रही थी, नए जवानों के साथ रिक्रूटों के साथ एडजस्ट करना पड़ता था, कोई इस चीज को नहीं देखा। ताम झाम हमको बम बारूद गोला हथियार ग्रेनेड दे के भेज दिया। वहां कर लिए ये सब? मैं कर भी लिया सर। मैं अभी भी बोलता हूँ सर, फिजिकल एकदम फिट हूँ। मैं शरीर से लाचार हूँ, थोड़ा सा आंख से लाचार हो गया। अब मुझे सीआरपीएफ ने ज्यादा लाचार कर दिया। मैंने जज्बा से आप कर लेते? हाँ सर। दर्द और तकलीफ तो होता है सर। अच्छा। ठंडा में तो बहुत तकलीफ होता है। ये पत्थर की आंख यहाँ तक ठंडा लगता है, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास विकल्प नहीं है। वहां पर अपना किया। फिर उसके बाद में अपना मंदिर में लगाया। संजीवा राय आया तो मंदिर में लगाया। मंदिर में भी एक अचीवमेंट किया है, हर चीज, हर पूजा धर्म। वहां से उसके बाद बटालियन मंदिर में आ गया। बटालियन मंदिर में संजीवा राय साहब आपको मैंने समझे आपके दर्द? हाँ, नहीं दर्द तो नहीं समझे साहब। तो रिकमेंड किया गया। मिथिलेश पांडे के हमारे एसएम होते थे। अच्छा। उन्होंने जानता था कि एक ऐसा बंदा चाहिए जो ईमानदार हो, किसी से भय नहीं खाए। अच्छा। अब मैं डिबेट में चाहे ऑप्स ड्यूटी किया हूँ, डिबेट में भी पैरामेट्रिक का 2nd पोजीशन मारा हूँ मैं। अच्छा। तो वो बोले कि टैलेंटेड। हाँ, बोलने में दक्ष हूँ मैं। मल्टी। तो उन्होंने बोला कि पांडे का ऐसा कि किसी से डरता नहीं है, कोई मांगने से भी देगा नहीं। हाँ। तो वो हमको मंदिर में लगा दिए। मंदिर में मांगने का मतलब मंदिर में एक्चुअली क्या होता है, देख, हाँ, मंदिर में उसमें क्या होता है कि जवानों का पैसा का सर्वधर्म प्रार्थना स्थल, ऐसा हम लोग मंदिर बोलते हैं, लेकिन उसका असली नाम है सर्वधर्म प्रार्थना स्थल। उसमें गीता भी होता है, रामायण भी होता है, बाइबल भी होता है, कुरान शरीफ भी होते हैं, पाके कुरान भी होता है, ये सारा चीज होता है। लेकिन हम लोग नॉर्मली भाषा में मंदिर बोल देते हैं। और सभी इबादत करते भी हैं, प्रार्थना करते हैं। बस अपना अपना भगवान का नाम लीजिए, अपने तरीके से लीजिए, हल्ला गुली नहीं है। वहाँ पर पांडे साहब का डीसी बहुत रॉयल ऑफिसर, अब उन्होंने लगा दिया। उसके बाद संजीवा राय साहब के साथ ऐसा अपना वहाँ पर चलता है। असल चलती थी इरला नंबर 45 पर का 15 आशीष कुमार झा, डिप्टी कमांडेंट। ये बहुत सातिर माइंड का, बांका गोंडा डिस्ट्रिक्ट का रहने, बिहार के ही रहने वाले हैं। ये बहुत बड़ा सातिर माइंड है। मतलब ये इनकी एक पॉलिसी थी, जवानों को बिजी रखो, सोचने का मौका मत दो ट्रेनिंग में। जैसे कभी टी शर्ट खरीदवाना, कभी कुछ खरीदवाना, बाई ऑर्डर वाला सिस्टम। बाई ऑर्डर जैसा अभी देख रहे हैं, बाई ऑर्डर यूनिफॉर्म ले लो, बाई ऑर्डर टी शर्ट ले लो, बाई ऑर्डर मुफ्ती ड्रेस ले लो। ये सब तो मिलता होगा ना? नहीं सर, के लिए हम लोग का ट्रैक सूट नहीं मिलता है, ये टी शर्ट नहीं मिलता है। अब मिल रहा होगा। अभी देखिए सीआरपीएफ में चितकबरा ड्रेस अभी चेंज हुआ है। बीएसएफ का नहीं बदला है।
बीएस अभी पुराना वाली अपने कंफर्ट ड्रेस पहन रही है, लेकिन सीआरपीएफ टोटल पहन ली है। मतलब अभी ये अपने पास चेंजिंग क्यों होता है? बार बार देखो, ऑफिसर का गलती है। क्या है चेंजिंग होता है? ये ऑफिसरों का, भारत सरकार इससे क्या फायदा होता है ऑफिसर को? ये कोटेशन खाएंगे, पैसा मिलेगा। अच्छा, ये क्यों चेंज करते हैं? या तो ये अपने पद रैंक के अनुसार ये क्वालिफाइड नहीं है, योग्य नहीं। डीजी साहब चेंज करते हो? इनका डीजी प्रोविजन होता है। डीजी तो हर चीज में, हर अच्छे बुरे में डीजी शामिल है। अच्छा, ऐसा नहीं कि डीजी दूध के धुले हुए हैं, हर कुकर्म में डीजी है। ये स्पष्ट जानिए कि नहीं है तो अपने रैंक के लिए फिट नहीं है। मैं उसका साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ। इसीलिए वर्दी भी बार बार बदल दिया जाता है। वो आएगा अपना मन मर्जी का चलाएगा, वो आएगा तो अपना मन मर्जी का चलाएगा। ये एक जवान को ये लोग, यानी ये विश्व की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री है, तो इसका जो मतलब फैलाव है हर जमाने एक एक वर्दी, मैंने वर्दी अब लिया कंटिन्यू से लिया। इनका सेटिंग कहाँ, मतलब इनका जो जहाँ से जैसे आप कंपनी से होता हो, कंपनी से सेटिंग होता है। जब वर्दी चेंज कर रहे हैं, हाँ, इतना आपका ये जाएगा। हाँ, ये सब चेंजिंग है। कंटीन में आप जाइएगा, साबुन सोडा जैसे हमारे पास प्रूफ भी है। अम्मे कंपनी का 170 में वही अम्मे कंपनी का बाई ऑर्डर लेता था। अम्मे कंपनी कोई है ही नहीं, मैंने बाई ऑर्डर सामान कमांडेंट अपना लिया, रख लिया, ट्वाइस ही रख दिया। कोई ऑफिसर अपना बैठा दिया, आपको बाई ऑर्डर लेना है, बाई ऑर्डर आदेश है, लेना है। अच्छा, उसका बिल भी नहीं मिलेगा, लेकिन एमबे जो कंपनी है अभी भी शायद एग्जिस्ट कर रहा है, वो नेटवर्किंग कंपनी हुआ करता जी। तो उसके जो प्रोडक्ट्स है वो बाई ऑर्डर कहाँ रखा है? वो कैंटीन में रखा गया। कैंटीन में रखा? हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय सीरियस कैंटीन के सामान नहीं मिलना बंद हो गया? एक्चुअली क्या, पहले हमको CSD से हमें सामान मिलता था जी। बाद में सेना के अंदर में क्या हुआ कि हम लोग को देना बंद कर दिया। हम और सब जानना चाह रहे हैं कि जो कि मैंने कैंटीन जो अवेलेबल है, कैंटीन का सामान जो मिल रहा था, तो एमबे का सामान में ये ऑफिसर अपने तरफ से वो रखती है, अपने तरफ से रख दिया। ऑर्डर लेना है क्योंकि उनको कमीशन खाना है। साबुन आपको कैंटीन वाला नहीं बल्कि ये लेना है। ये बहुत कुछ ऐसा है, जैसे वर्दी हो गया, सॉक्स हो गया, मटेरियल्स हो गया, ये आपको बाई ऑर्डर बिल देना पड़ता है। जैसे GCU में भी है, ये ऐसे करके होता है। आगे फिर क्या हुआ आपके साथ? वहाँ से आया तो वहाँ पर मैं अपना ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद अपना सब कुछ हो गया। बट हम इधर छुट्टी घर आ गए, घर में ये समस्या थी, हम छुट्टी आ गए। छुट्टी आने के बाद मैं बटालियन चले गई अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ पर मेरे छुट्टी जाने से पहले वहाँ पर 4-5 आदमी आपस में खाना के लिए गोली मार के मर चुके थे। ई कंपनी में खाना के लिए मतलब खाना में था सर कि वहाँ दबाओ खाओ, जवान BG ऑफिसर EG सब में से खाते थे, आज भी खाते हैं। तो मतलब इसलिए गोली मार दिया? मतलब हाँ, तो कोई बात हुआ होगा। जिसमें मुथु मेरे साथ का था, 39 में भी कंपनी में था। वो जेल में भी चला गया। 4 आदमी मर गए। अच्छा। इंद्रजीत राय वहाँ में सिपाही थे। उसके बाद क्या क्या हुआ, उसके बाद और 4-5 जवान आत्महत्या कर लिए। अभी बटालियन ऑप्स एरिया ड्यूटी में। आप क्या कहना चाहते हैं जो आत्महत्या और ये मर्डर के पीछे उनका? देखिए, सबसे बड़ी आत्महत्या का मैं आज ही भारत सरकार से मैं आग्रह है मेरा, कुछ जवानों की समस्या को सुने। उसमें ये मत रोके कि रैंक वाइज सुनना है। हाँ। नहीं सर, सुनिए। आप गृह मंत्री हैं, यदि मानव संवेदना है आपके पास, आप भी मानव है, वो भी मानव है, तो आप उसको सुनिए कहाँ से जड़ है। तब आगे क्या हुआ आपके साथ? अब उसके बाद हमारे को वहाँ भी मंदिर में लगा दिया। तो वहाँ पर 2 मंदिर था, एक हेडवाटर का मंदिर था, एक सिविल शिव जी का डगरिया बाबा का मंदिर था। अच्छा। मैं दोनों जगह करने लगा। मैं एक दिन रिपोर्ट किया कि सर मैं एक ही आदमी 2 जगह नहीं कर सकता, मुझे ना कपड़ा धोने का। निकल गया वहाँ से। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि हमारे को ट्रांसफर कर दिया 178 बटालियन में। 178 ईटानगर से उड़ीसा भुवनेश्वर में। फिर ठीक। अब भुवनेश्वर में वहाँ पर गया था, वहाँ महंती कमांडेंट थे जो IG से रिटायर हो गए हैं। वो कमांडेंट देखेंगे तो बोलने वाला आदमी है, चाहे BPRD के कॉन्फ्रेंस में बैठा है, चाहे कबरा ये सब रिपोर्ट करता है सैनिकों में। यही कमांडेंट मुझे ट्रेनिंग के लिए फिट करके भेज रहा, वो कमांडेंट अनफिट करके पांडे तू आप ही जाए, तू वापस कर दिया। फिर मैं भुवनेश्वर से वापस आया। मैंने यानी आपको अरुणाचल प्रदेश से भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग करवाने के लिए। और उन्होंने कहा कि आप तो ऐसे ही अनफिट है, हाँ, आप क्या ट्रेनिंग करवाएंगे, आप वापस जाइए। फिर यहाँ इस यूनिट में आ गया। वापस में आ गया। वापस आने के बाद में कमांडेंट ने मुझे G कंपनी में 0 में जीरो। हाँ,
हाँ, केमिन अरुणाचल प्रदेश में। हाँ। वो कोलिरियांग हमारा लास्ट पोस्ट था, उसके आगे आईटीबीपी चाइना पोस्ट। सर तो वहाँ पर भेजे, वहाँ पर कंपनी का माने नीमा लामा का फ्री स्टाइल था। फ्री स्टाइल मतलब वही जंगल से लकड़ी कटवाना, उस लकड़ी का बिल लगाना, फर्जी बिल लगाना, 3000 रुपया 4000 रुपया। उस समय लकड़ी पर खाना बनता था, लकड़ी में खाना बनता, अब गैस पर बनता है, अब गैस में बनता होगा। तो वहाँ पर लकड़ी आता था, वहाँ लकड़ी से अपना खाना, उसका बिल जवान जंगल से लकड़ी काट कर लाते थे। वो उसका है मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर। कैसे मतलब जवान ला रहे थे लकड़ी जंगल से काट के? हाँ। तो अच्छा, जंगल से काटने में अपना तो दिक्कत नहीं हो रहा था? फॉरेस्ट विभाग होता तो वहाँ पर कंपनियां तो उधर अरुणाचल प्रदेश में उतना डिस्टर्ब नहीं है जिससे जहाँ हम लोग थे। हाँ। वहाँ जंगल नहीं, जवान लकड़ी काट के ला रहे हैं तो वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर तो होंगे ना लोग? होंगे तो सबका मिली जुली सरकार। तो मतलब वहाँ से लकड़ी आता था और लकड़ी वहाँ से आ गया कट के सर, यानी उसमें पैसे नहीं देना पड़ा। और फिर तो यहाँ पर जवान के मिस में लकड़ी लकड़ी वो यूज हो गया। अच्छा, तो बिल क्यों लगा रहे हैं आप? पैसा का बिल क्यों लगा रहे हैं कि खरीद के हम लाए हैं लकड़ी? अच्छा, जिस जवान ड्यूटी के बजाय उससे लकड़ी कटवा लिया जाता है, वही लकड़ी मेस में चला उसमें अच्छा उसका लकड़ी आगे सप्लाई होता है। अच्छा, उसका स्टिल फोटो है मेरे पास, टोटली हमारे पास है सप्लाई होने का। क्या फोटो है, क्या है दिखाइए? फोटो सर, फोटो है मेरे पास, लकड़ी का फोटो। हाँ, उसका गाड़ी नंबर है WB-39-6904। इसमें लकड़ी लदा हुआ है। हाँ, लकड़ी लदा हुआ है, लकड़ी का फोटो है सर। इसमें बाकायदे ये देखिए लकड़ी का फर्नीचर का सामान जो बन रहा है, पलंग कुर्सी बन रहा है, ये है सबका मैं रखा हूँ सर फोटो। कैमरा जूम किया जाए, देखा जाए इसको। मैं प्रधान जवान लकड़ी काट के लाते हैं। हाँ, और ये हुआ इसमें अच्छा लकड़ी जो है ऑफिसरों के घर में चला जाता है। अच्छा, उसमें चुनिंदा लकड़ियाँ चले जाते हैं फर्नीचर इत्यादि के लिए। हाँ जी, हाँ, और बाद बाकी को जला लिया जाता है। अभी भी बताता हूँ, 170 का जो शोरूम बना था उस समय कैंटीन का, वह हम एक कंपनी के लकड़ी काटे हुए लकड़ी से ही शोरूम बना था। कारपेंटर का नाम था केसी महाराणा। अब वहाँ पर हो गया। अब इन चीजों का था, वहाँ पर कंपनी कमांडर एक घपला करते थे। उसके बाद फ्री स्टाइल में रहते थे वो, जवानों पर दे देना बोझ, अपना टास्क पूरा करना, ड्यूटी नॉर्मल ड्यूटी वहाँ पर लॉ ऑर्डर मेंटेन करना था, आराम से आइए, अशांत इलाका था वो। अच्छा, ये हमको कोलिरियांग ले गए। वहाँ पर कैदी जो थे, वहाँ अरुणाचल प्रदेश में कैदी थे। अच्छा, तो कैदी ड्यूटी में थे वहाँ आप लोग? कोलिरियांग में मैं 3 दिन था वहाँ कैदी ड्यूटी में। हमारी एक प्लाटून पोस्ट थी वहाँ केमिन में और एक कोलिरियांग में। तो वहाँ पर कैदी ड्यूटी वो थे। तो वहाँ पर कैदियों का एक राशन मनी आता है अलग से। अच्छा, सीआरपीएफ को मिलता है खाना खिलाने के लिए। अच्छा, उसमें भी ये खा जाते थे। यहाँ तक कि 1 साल तक कंटिन्यू नीमा लामा इरला नंबर 5883 ये छुट्टी नहीं किया इस पैसा लालच में। अच्छा, पैसा कमाने का लालच में ये छुट्टी ही नहीं किया है। अच्छा, उसके बाद अब मेरे जाने के बाद में मेरी चूंकि ईमानदार की छवि है, सब कोई जानता है कि आईजी तक जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि ये नीमा लामा चाहते थे कि कंपनी हेडक्वार्टर में रहे, बटालियन हेडक्वार्टर में चला जाए। अब बटालियन हेडक्वार्टर में जो इरला नंबर 4515 आशीष कुमार झा, अच्छा, अभी कमांडेंट कहीं होगा वो चाहते थे कि यहाँ रहे। संजीवा राय भी, कोई भी ऑफिसर का ही बात सुनेगा। वो हमको चाहते थे कि भाई लास्ट संजीवा राय कमांडेंट हमारे कमांडेंट होते थे और इनका डिप्टी कमांडेंट। संजीवा राय इतना रौद्र रूप उनका था, इतना गुस्ताख हो गए थे तो साधारण जवान सच्चाई भी उनसे नहीं बोल पाता था। थप्पड़ मार देना, क्वार्टर गार्ड में श्री रंजीत कुमार सिंह को थप्पड़ मार दिया इन्होंने। इनके सामने सब कुछ होता था। इनको ये कमांडेंट है, इंस्पेक्शन करते होंगे, शुक्रवार सोमवार के दिन इंस्पेक्शन होता था। इनको कम से कम पूछना चाहिए ना, दरबार में हवा बना कर रखना। और आज भी खाली फौज में हवा बना कर रखा गया कि जवान हतोत्साहित है। हवा का क्या होता है? हवा का मतलब है कि जवानों को भयभीत करके रखना। अच्छा, भयभीत करके रखना माने ये जो सजा का प्रावधान है जी सर, सजा का डर दिखाया जाता है। सजा का डर है आप अपने मनोनुकूल काम लेने के लिए, अपने मनोनुकूल काम करने के लिए। आप बताइए सर, डिस्टर्ब इलाका में ये लोग बिना बुलेट प्रूफ के गाड़ी के घूमते हैं, बिना बुलेट प्रूफ लगाए ड्यूटी में जाते हैं। आप एक ही बात बताइए, चित्ता साहब का आंख फूट गया तो उनको राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला, गैलेंट्री अवार्ड मिला। अब मेरा आंख फूट गया
और 8 साल ड्यूटी दिया तो मुझे घर भेज दिया गया। 8 साल ड्यूटी में? हाँ, मैंने इसके बाद 8 साल ड्यूटी हाँ, की, आपको घर कब भेजा गया था? हमको घर भेजा गया 10/9/2007 में भेजा गया। मैंने क्या भेजने का क्या हुआ था, क्यों इनका एक ही रीजन ये बोले थे कि ऑफिसरों का छवि धूमिल करने का प्रयास करता, आप शब्द भाषा का प्रयोग करता, पॉली नंबर। हाँ, ठीक है सर। एलिगेशन लगाया। अच्छा, तो एलिगेशन में मैं आपको यही कहूंगा कि यदि मैं गाली देने का था तो तो मैं गाली नहीं दे दिया सर, कुछ तो मेरे साथ हुआ होगा। पॉली नंबर साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ। आप गाली दिए थे? नहीं सर, नहीं दिए। मैं और जो रिपोर्ट किया हूँ कि मेरे साथ गलत हो रहा है। अच्छा, कि मुझे ड्यूटी जो मेरा फिजिकल कंडीशन है। आपको क्या एलिगेशन लगा के घर भेजा गया? ये बोला मैंने यार न्यूज और देखने वाले सब आपका दर्द समझ गया। जो स्टेप बाय स्टेप अगर इसको संक्षेप में कहा जाए तो पहला आपका वेतन कटा था, दूसरा क्या हुआ, क्या ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिला, ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिला था, 10 दिन 15 दिन जो होता है। तीसरा उग्रवादी पकड़ा और आपका ग्लेंट्री मेडल जो या मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए आपका न मिलके वो सभी आदमी में बट गया। माने सभी आदमी का नाम गया, इसके चलते नहीं आपको किसी को भी नहीं मिल पाया। चौथा है सर कि चौथा है कि जिस हिसाब से मेरा शारीरिक योग्यता था उस अनुसार ड्यूटी नहीं ले पाते। अच्छा, आप चूंकि मतलब दिव्यांग हो गए थे, हाँ। तो दिव्यांग के हिसाब से आसान ड्यूटी के बजाय आपको सर आपको बता सामान्य ड्यूटी ही लिया गया। एक बात बताया जाए कि मैं दाहिना हाथ का हूँ, मैं दाहिना आंख से फायर करता हूँ, अब मेरा दाहिना ही आंख फूट गया है, अब मुझे राइफल देकर ड्यूटी में खड़ा किया जाए। समझने वाली बात होगी, माने जो अच्छा बायां आंख बंद करके दाहिने आंख से देख के फायरिंग करता हूँ मैं, जो राइटी होगा जिसका, हाँ बात है, सही है। जो वही चीज नहीं है उसको, यदि मान लीजिए मुझे राइफल दिया गया, खुदा ना खास्ता कोई अटैक हो जाए तो मैं उस समय क्या कार्रवाई करता? तब तो बोलेंगे कि इसी के तंत्री की लापरवाही। लेकिन इन्होंने हमारे साथ क्या किया? आप ड्यूटी परफॉर्म किए? हम ड्यूटी किए, ड्यूटी में कोई शिकायत नहीं? कोई नहीं सर, कोई उसमें आज तक कोई ड्यूटी रजिस्टर में कोई नहीं। तो किस आधार पर क्या एलिगेशन लगाया? एलिगेशन इन्होंने लगाया सीआरपीएफ एक्ट 11 में छोटे मोटे अपराध में लगाया कि इन्होंने गाली दिया। ठीक है, मैं गाली दिया हूँ सर, तो गाली देने के लिए तो मुझे वार्निंग लेटर, चाहे मुझे पनिशमेंट डिपार्टमेंट भी दे सकती थी। ये कहीं आदमी 3 जगह कैसे गाली देगा? वो क्या हुआ 3 जगह बताओ? हेडक्वार्टर में भी गाली दिया है, हाँ। शिव मंदिर वहाँ से 2 किलोमीटर दूर भी दिया है, 150 किलोमीटर दूर चाइना बॉर्डर में भी दिया है। अच्छा, तो इसका मतलब तो आप दिए होंगे? एक टाइम में कैसे देगा? मैं भूत प्रेत नहीं ना हूँ सर, एक ही टाइम में 3 जगह हो जाएगा। मतलब और डिटेल बताइए, ये एक ही टाइम क्या मतलब? जब हेडक्वार्टर में रहे होगे तो हेडक्वार्टर में गाली दी होगी, जब वहाँ गए हुए तो वहाँ गाली दी होगी? नहीं सर, हाँ। एलिगेशन है कि मैं 178 में जाने से पहले गाली दिया हूँ। हाँ। पहले आप इस बात को समझिए। हाँ। 170 में था उस समय मैं गाली दिया हूँ। हाँ। उसके बाद मैं 178 में गया हूँ, फिर वापस आया हूँ, वापस आके कंपनी में ड्यूटी दिया हूँ और 22 नवंबर को मेरे घर में 2 महीने का छुट्टी आता हूँ। तब अब मैं 2-4 दिन के बाद मैं जब कंपनी में ज्वाइनिंग करने वाला हूँ, उस समय मेरे घर में मेमोरेंडम आता है कि आपने गाली दिया, ऑफिसरों का छवि धूमिल किया है। अब मेरी इंक्वायरी बैठती है। तो गाली किसके पास देते? क्यों किसी को गाली दूंगा सर? मैं और जो रिपोर्ट किया हूँ, गाली नहीं दिया हूँ। यदि गाली दिया हो तो कोई आम पब्लिक क्या गाली दे रहा है? नहीं सर, क्या मैंने एलिगेशन हमको थोड़ा डीप समझाइए ताकि समझ सके। आप बताइए। इस सर सीआरपीएफ में होता है, कोई भी कमांडेंट के अंदर में पावर है, वो कुछ भी लगा सकता है, उसका एलिगेशन लगा देगा। तो घर आप आए, भेजा गया, हाँ, मैंने आपको क्या कुछ फैसिलिटी दिया गया? कुछ नहीं सर, हमको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दी। कंपलसरी रिटायरमेंट ये क्या होता है? ये होता अनिवार्य सेवानिवृत्ति। ये अनिवार्य सेवानिवृत्ति कमांडेंट को ये अधिकार है कि 12 साल 40 दिन सर्विस होने के बाद में यदि उसके कार्य व्यवहार से सही नहीं है तो वह रिटायरमेंट कर सकता है, उसका पावर है। अच्छा। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, DIG, IG, DG तक हम लोग जाते हैं। तो आप उस माने वो जो आपको भेजे, हाँ, तो कुछ तो आपको मिला होगा ना, पेंशन? उन्होंने 20 साल का बेनिफिट देके हमको भेज दिया। 20 साल का बेनिफिट? हाँ, एक बात बताइए सर कि मैं क्यों आऊँ जब मैं दिया ही नहीं हूँ। उनका ना उनके पास ऑडियो है, ना वीडियो है, ना रिटन है, तो किस आधार पर भेज दिए? दूसरी नंबर बात है कि गवाह, एक गवाह बोल रहा है कि गाली दिया, BHM बोला RP पांडे। ठीक है सर, मैं गाली दिया हूँ। आप बताइए कि कैसे सुने हैं तो मेस में गाली दिया, जबकि उनका हमारा खाने का टाइम अलग अलग था। एक साथ कभी आज तक खाना नहीं खाए एक साथ में।
और वहीं पर फूलेना प्रसाद गोली अपने आप को मारा, तो वो आवाज नहीं सुना। मेरा गाली का आवाज क्या, मेरा आवाज गोली से भी ज्यादा तेज था। पहली नंबर बात। दूसरा नंबर, नीमा लामा बोल रहे हैं कि गाली दिया है, वो ही अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इनसे ड्यूटी के कारण कम मिलजोल था, मैं इनको समझाता था। भाई जब मेलजोल कम था तो आप समझा कब देते थे, अब आपने गाली कैसे सुन ली। तीसरा बोलते हैं हेड क्लर्क मिनिस्ट्री स्टाफ, हेड क्लर्क इंस्पेक्टर स्वाई सब बोलते हैं कि गाली दिया है। आप बताइए सर कि शिव मंदिर में आप गए क्या करने। आज तीसरी नंबर बात है कि आपका इंक्वायरी स्टेटमेंट मेरे 178 से वापस आने के बाद में और आपके रिटायरमेंट जाने के बाद में क्यों लिया गया। आप जब नौकरी में थे उसी समय उनका भी इंक्वायरी हो जाता, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता। माने वो ये टोटल मनगढ़ंत बातें हैं। वो माने झूठा एलिगेशन लगा करके झूठा एलिगेशन लगा के आपको घर भेज दिया। कंपलसरी पेंशन में 20 साल का बेनिफिट मिला। जी सर। VRS का मिला, माने वॉलंटरी रिटायरमेंट का मिला। हाँ। उसके बाद में एक और एलिगेशन है, हाँ बोले। एक एलिगेशन है कि मुझे पैसा मांगा है, मैं एक्सग्रेशिया अमाउंट मांगा है। मैं आपको सर दिखला देता हूँ कागज। हाँ। को भी कहीं भी भेज सकता है। और आपको घर भेज दिए तो माने 20 साल में जो VRS सेवानिवृत्त आपका VRS है या कंपलसरी पेंशन? कंपलसरी है सर। अच्छा, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? कंपलसरी एज ए पनिशमेंट हो गया। अच्छा, अब VRS हो गया कि हम शिक्षा से आ रहे हैं। हाँ। ये देखिए आपका बेनिफिट दोनों बराबर मिल रहा है। नहीं सर, हमको ग्रेजुएटी कम मिलेगा, एक पनिशमेंट हो गया है ना ये। अच्छा, ग्रेजुएटी कम मिलेगा और हाँ। कम मिलेगा। उसके बाद में हमारे को एक उचित पैमाना से कम मिलेगा। देखिए आप देखिए ना सर, इसका कवरिंग लेटर तो मैं नहीं बनाया हुआ, तो कंपनी कमांडर का सिग्नेचर है। ठीक है। सजा रद्द करने का संदर्भ में हमको एलिगेशन लगाया था, तो पैसा मांगने के संदर्भ में। अच्छा, आप सजा रद्द करने के लिए आप आवेदन दिए तो एक एलिगेशन आप यह भी लगा जब पैसा मांग रहे हैं। पैसा मांग रहे हैं लिखित रूप से। जबकि क्यों पैसा मांग रहे हैं? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ सर। मैं यही नहीं, मैं ADG को भी इंटरव्यू में बताया हूँ। अच्छा, ADG को भी मैं इंटरव्यू में बताया। अब आप इस बताइए कि आने के बाद जब आप नहीं आना चाह रहे थे, पनिशमेंट के रूप में आपको भेजा गया। जी सर। तो पनिशमेंट का कुछ नियम होगा, जो पनिशमेंट दिया जाता है तो निश्चित अवधि में कहीं अप्लाई करने का, कोर्ट में जाने का या कहीं जाने का। सर ऐसा होता है, कोर्ट आदमी कहा देता है, लेकिन कोर्ट पैरामिलिट्री में नहीं है, डिफेंस में है। अच्छा, पैरामिलिट्री में नहीं है। हाँ, तो हमारे में पैरामिलिट्री में क्या है कि जो आपको जब सजा ये होता है तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी? कुछ होता चाहिए। कुछ होता था, कोई सुनेगा तब तो। मैं तो ADG तक चला गया बटालियन, मतलब इस 10 तक मैं पूरा। कमांडेंट साहब जब आपको घर भेजे, हाँ, एलिगेशन लगा के बतौर सजा भेजे सर, तो इसमें जो कंपलसरी पेंशन होता है और VRS में क्या अंतर होता है? कितना कम आपको फायदा मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ा कंपलसरी में एज ए पनिशमेंट हो गया, पहली नंबर बात। अच्छा। दूसरी नंबर बात है कि हम क्यों आए पेंशन, आपके कहने से जबरदस्ती क्यों आए? हाँ। हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है? तीसरी नंबर बात कि किसी को भी एक वार्निंग लेटर या सजा दिया जाता है। अभी गाली देने के लिए तो सजा दे, अच्छा मैं तो सजा मान लिया कि गाली दिया, ऑफिसर गाली नहीं देते हैं। अच्छा, ये भी तो बात हो। तो गाली देते हैं। अप टू कमांडेंट मेंबर ऑफ द फोर्स, ये लोग मेंबर ऑफ द फोर्स है, इनके ऊपर नियमावली लागू। जमान तो बताते हैं कि गाली का तो चलता है ऑफिसर्स का, तो और भी जमान बोले हैं। तो इन पर क्यों नहीं लागू होता? इनका हैसियत में क्यों नहीं लिखा जाता है? इनको क्यों नहीं डिसमिस किया जाता है? ठीक है। जो कमांडर रिकमेंड करेगा वही DIG मानेगा, जो DIG रिकमेंड करेगा वही IG मानेगा। आज तक यदि तो आप मैंने इसके बाद कमांडेंट के बाद DIG को अपील सिलीगुड़ी किया, हमने किया सर। उसके बाद क्या किया? उसके बाद में सर मैं वो क्यों, मैंने वहाँ से भी खारिज हो गया। वो भी नहीं सुना। हाँ, वहाँ से खारिज हो गया। उसके बाद IG के बाद IG अपने विभाग में भी दी है। उसके बाद में मैं DG के पास भी मिलने गया। DG तक गया, DG तक SI अहमद तक। तो उस दिन DG नहीं थे, उस दिन एक हमारे IG थे जो बाद में DG भी बने, AP महेश्वरी। ये 7 घंटा बैठा कर 19 अक्टूबर 2007 में 7 घंटा बैठा करके मुझे पागल बोल के भगा दिया। यही DG बना है। अभी जो बने हैं सॉरी ना, रिटायर हो गया है। अच्छा, ये अब सोचिए कि इसकी मानसिकता क्या होगी। ऐसे ऐसे नमूने हमारे में DG बनते हैं IPS, और जितने मैं इसमें नो डाउट। मतलब जो भी ये हुआ तो आप मतलब कमांडेंट महोदय के द्वारा, कमांडेंट के द्वारा आपको घर भेजे जाने के बाद आप हमने DIG के पास गए,
आईजी साहब के पास गए, डीजी तक भी गए, लेकिन काम आपका नहीं कोई सुनने को तैयार नहीं। तो फिर आप फिर मैं कोर्ट में केस किया। कहाँ? कलकत्ता हाई कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट में आज 2007 से अभी तक हम न्याय की प्रतीक्षा में हैं। तो वहाँ क्यों ये नहीं मिल रहा है? अब मतलब सर, वहाँ क्या परेशानी है कोर्ट में? कोर्ट में सर परेशानी, एक तो पहला नंबर की हम रहने वाले बिहार के हैं। हाँ। दूसरी नंबर बात है कि सर वहाँ पे कलकत्ता में यदि हम हैं तो उस समय तो आप तो पटना में भी कर सकते थे। पटना में एक्चुअली क्या, संजीवा राय पटना में ही रहते हैं। हाँ। आशियाना कॉलोनी में रहने वाले, हाजीपुर का रहने वाले हैं ये। हाँ। तो आपको उनसे डर लगता है? डर तो है ही है सर। ऑफिसर वो किसी भी, जब जो आदमी एलिगेशन लगा कर मुझे नौकरी से पेट पर लात मार सकता है तो मुझे पिटवा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। सीआरपीएफ है उसके अंदर में, उसी की बात लोग मानेंगे। तो अभी कोर्ट में आपका विचाराधीन है, क्या प्रोग्रेस है केस? अभी देखिए केस चल रहा है, सेकंड बेंच में अपील किया हूँ मैं। कोर्ट में भी एक समस्या। आप क्या चाहते हैं? हम सक्षम है, सक्षम नहीं, हम कलंक की जीवन नहीं जीना चाहते हैं। अच्छा। हमने अपने राष्ट्र रेजिमेंट के साथ गद्दारी नहीं किया है। जो सत्य है वो सत्य मतलब है। आपका कहना है कि आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो आपके साथ अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ है और कोर्ट जो न्यायाधीश बैठते हैं वो माने इतना लंबा खींच रहे हैं, हो सकता है कि आपका सही में प्रॉब्लम हो, सही में भेजा गया हो। देखिए अब उनका तो मैं नहीं कहा था, लेकिन कोर्ट में भी एक आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। कोर्ट में जिस भाषा में हम लोग, तो मान लीजिए कि हिंदी भाषा भाषी है, चाहे तेलुगु भाषा भाषी हो, चाहे अदर भाषा भाषी हो, ठीक है, लिखा जाता है इंग्लिश में। अपील करने का भी वकील को तो पैसा देंगे, वो जज या वकील क्या बात करे तो हमको तो पता कुछ चल यह बात तो आए दिन आते ही रहते हैं। जो डॉक्टर साहब हैं वो अंग्रेजी में लिखते हैं और जो जिसका इलाज हो रहा है उसका पता ही नहीं चलता कि हमारी कौन बीमारी है, क्या है। और ये आप जो बात उठा रहे हैं वो तो कई बार कई प्लेटफॉर्म पर यह बात आया है। जो कि जजमेंट जिसके खिलाफ, जिसके लिए न्याय चल रहा है, जिसको एलिगेशन बताया गया है इंग्लिश मीडियम में, ताकि उसको पता ही नहीं है हमको क्या सजा मिला है किसी, और क्या वो बहस कर रहे हैं वो सुन के, मतलब मूक दर्शक बात ये तो है। चलिए ठीक है, तो ये समस्या तो सिस्टम का है, जब सही हो। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि हमारी पूरी जांच हो, या एलिगेशन नहीं है तो हमें बहाल कराया जाए सम्मान के साथ। मैं जिस लायक हूँ, माने आप सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं? सम्मान की लड़ाई। आपको जो आरोप लगा के भेजा गया है वो आरोप है ही नहीं, या बिल्कुल सर। और अभी लेटेस्ट आपको बता दूं, आप ये बताइए, इस न्यूज चैनल को बुलाए आपने, फिर न्यूज चैनल के द्वारा हमको आपके पास भेजा गया सर। आप हमें यह बताइए, इतना दिन आप न्यूज क्यों नहीं? देखिए इतना दिन मैं तो वैसे प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा, डीजी को भी लिखा, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लिखा, रिमाइंडर भी दिया, लेकिन यानी प्रधानमंत्री कार्यालय तक आप पहुंच गए हैं, लेकिन मोदी जी तक बात हमारी सच्चाई जा नहीं रही है। क्योंकि मोदी जी का मैं देखता हूँ कि एक ईमानदार छवि है। आप किनसे अपेक्षा रखते हैं? अपने गृह मंत्री अमित शाह है, तो उनसे अपेक्षा रखते हैं? अच्छा हाँ, उनसे रखता हूँ। उन्होंने एक बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट 2-4 दिन पहले मैं सोशल मीडिया में देखा कि कोई भी तकलीफ हो आप लोग निधड़क लिखिए, हमारे पास सरकार आपका हर संभव प्रयास करेगी। अब मैं उनसे आग्रह करूंगा पूरे भारत सरकार से, यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे और कठिन सजा दिया जाए, ये भी आंख फोड़ दिया जाए, लेकिन मैं ईमानदार हूँ तो मुझे सम्मान रखा जाए। हमें और कुछ नहीं कहना सर। आपके गांव में भी इसके लिए छीटाकशी आपके साथ हुआ? हमारे साथ देखिए, अब क्या बताऊं सर, मैं बिहार में हूँ, मेरा राशन कार्ड नहीं है, कोई आयुष्मान कार्ड नहीं है। वो बोलता है कि तुम फौजी है, वो बोलता है कि फौजी नहीं है। हम कहीं के नहीं है, ना इधर का फैसिलिटी ले पाते हैं ना उधर का है, राशन कार्ड भी नहीं। आपको समय से पहले आपके इच्छा के खिलाफ आपको सजा देकर जो भेजा गया, जो आप कह रहे हैं, इसके चलते यहाँ भी आप गांव में चिड़चिड़ाते हैं सर, यहाँ भी अपमानित। हाँ, वो लोग कहते हैं कि कहता है इसी स्वभाव से घर आ गया, मैं चिड़चिड़ा स्वभाव से हो गया। फौज का भगोड़ा है, फौज का एलिगेशन लगाया हुआ जवान है ये। अच्छा, सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन होता है, बाल बच्चों का, परिवार पर भी इसका गलत मानसिकता। मतलब ये कहा जा रहा है कि मतलब वहाँ तो प्रताड़ना हुआ ही हुआ, वहाँ प्रताड़ना, यहाँ भी यह प्रताड़ना हो रहा है जो यहाँ पक्का गलत किया है, वहाँ गलत किया है। तो ये सब मानसिक अंतर्द्वंद से तो इतना दिन क्यों लग गया? पहले मीडिया चैनल को क्यों नहीं बोला? देखिए पहले मैं चाहता था कि मैं घर का बात बाहर नहीं है, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मैं भारत सरकार से अभी कितना बर्दाश्त से बाहर हो गया? झेल लीजिए जो मिल गया उसी में। नहीं सर, छोड़ दीजिए। नहीं, हम न्याय के लिए, हमें न्याय चाहिए, हमें एहसान नहीं चाहिए, न्याय चाहिए।
हम मैं न्याय के लिए पूरी सर्विस। न्याय के रूप में आप क्या समझ, क्या होगा आपको, क्या वह चीज मिलेगा जो आपको ये लगेगा जो हमारे साथ न्याय हुआ है? हम जाए, भारत सरकार की न्यायपालिका पर विश्वास है, भारतीय संविधान पर हमें विश्वास है, रेजिमेंट पर अपने विश्वास है, हमें सम्मान। तो आपको विश्वास रहता तो इस चैनल को क्यों बुलाते हैं? मैं चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज सच्चाई बताना चाहता हूँ कि फौज में जो सोचा जाए, आए दिन सुसाइड केस होता है, ऐसे ही हो जाता है। एक जवान स्वस्थ रूप से, पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक स्वस्थ होकर भर्ती होता है और अचानक जाकर गोली मार लेगा। ये इतना प्रताड़ना करते हैं जिसका हिसाब किताब नहीं है। मेरे साथ हुआ है, जब मेरे जैसे अंधा लंगड़ा पर, काना लंगड़ा पर ये लोग तरस नहीं खाए तो स्वस्थ के साथ में क्या करते हैं? आपको क्या होगा जो न्याय आप समझेंगे जो हमको न्याय मिला? हमें हमारी जांच की जाए, पहले जांच की जाए, पहले जांच की जाए, हमें ज्वाइनिंग किया जाए, हम उसके बाद खुद सुरक्षा निवृत्ति अपना ले लेंगे, अपना घर आ जाए। हमारे साथ वाले स्टार लगा रहे सर, हम नहीं लगाते हैं। हम भी तो आ जाए स्टार लगा कर घूमते, हम भी तो साहब कहलाते हैं। या मैं हौलदारे में आ जाता, ACCU क्वालिफाइड करके उतना मेहनत करके 3 महीना आकर के मरण जीवन कर लिया, 2 बटालियन में ट्रेनिंग दिया, नॉर्थ ईस्ट JNK पंजाब मेरे हाथ में भाग्य में लिखा हुआ है, कोई आराम से दिल्ली में ही ड्यूटी कर रहा है। यानी आप ट्रांसफर प्रक्रिया को भी गलत ठहरा रहे हैं? बिल्कुल सर, जो जिस लायक है उसको दे। हमें भी स्टैटिक पोस्टिंग चाहिए। मैं ऐसा कौन सा लड़ाई में लड़ लूंगा जो हमें लागू नहीं है? ठीक है, बिहारी हूँ, बिहार में मत दो, बंगाल में दो, केरला में दो, कहीं तो हमें भी पीस इलाका चाहिए ना सर। कि ट्रेनिंग से मैं पंजाब में ढूंढा, उसके बाद JNK पंजाब। आपका कहना है कि हमेशा आप इधर डिस्टर्ब एरिया में, आसान क्षेत्र में ही रहे। सर हमें आपके चैनल के माध्यम से केवल न्याय चाहिए। भरोसा किस पर है? न्यायपालिका पर, मंत्रालय पर। न्यायपालिका देरी से, माने आप साथ में आए थे। देखिए, सत्य में जयते हैं, सत्य की विजय होती है। कोर्ट से आपको यही जो मिला है वो बरकरार रख दिया गया। तो हम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है, हमें न्याय चाहिए, केवल न्याय न्याय न्याय। अगर कोर्ट न दिया न्याय तो सुप्रीम कोर्ट है, वहां तक जाएंगे। हम जाएंगे। अभी थके नहीं है। न्याय होगा सर। सिस्टम के विरुद्ध में जा रहा हूँ। वह पथ क्या, वह पति क्या, जिस पथ के बिखरे सुन न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जिसकी धाराएं प्रतिकूल न हो। हमें न्याय से। आर्थिक तंगी भी झेल रहे हैं। आर्थिक तंगी तो अब सब टूट चुका हूँ मैं, उस मामले में तो जाइएगा तो टूट गया। मेरे बच्चे, पूरे परिवार बिखर गया, भाइयों से अलग हो गया। आज त्रासदी की जीवन जी रहा हूँ। हौसला बुलंद है, भले हो नहीं हो अलग बात है, इसी बहाने सबका परख तो हो जाएगा। आप जिस घर में इंटरव्यू दे रहे हैं, ये घर किनका है? ये हमारे भाइयों का है, बाबूजी का बनाया हुआ है, उनके हिस्से में है। उनके हिस्से में है। हम अपना सेपरेट करने के चक्कर में है। कहीं इसमें हमारा कोई, हम 4 भाई हैं, चारों भाई का अलग अलग है। थोड़ा आप भी जानते हो कि पारिवारिक स्थिति कैसी होती है। खेती बाड़ी 1.5 बीघा खेत है सर, 1 एकड़ जमीन है, उसी में अपना गुजारा होता है। कुछ बटैया बोता हूँ, ऐसे करके अपने बच्चों का शिक्षा दीक्षा कर रहा हूँ। शालिग्राम ठाकुर जी रखा, भगवान पर पूरा विश्वास है और हमें किसी से कुछ नहीं कहना है। गृह मंत्री और मोदी जी से अपेक्षा है? बिल्कुल। वो लगता है कि उनके पास इन्होंने राष्ट्र का नाम चारों तरफ फैलाया है, भारत के पुनः संस्कृति का पुनर्जीवित किया है इन्होंने। मुझे इससे खुशी होती है इन लोगों को। इष्ट देवता कौन है? हमारे श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इसलिए आप मर्यादित इतना दिन से रहे। तो क्या मतलब अभी भी आपको लग रहा है अब मतलब क्या हो गया जो अचानक बुला लिया? अभी लड़ाई लड़ते रहते हैं ना सर, एक बार एक भी आजमा कर देखा जाए, क्या पता जाता है कि अपने घर की बात उजागर हो। CRPF हमारा परिवार है, आज जो भी हूँ CRPF की बदौलत हूँ मैं। तो बाहर जाए, लेकिन बाध्य हो गया, अब गले से ऊपर हो गया सर, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। परिवार भी ताना देती होगी? हाँ सर, ये तो आम स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, कोई भी बोल देता है किसी स्वभाव से तुम चले आए। तो किस प्रेरणा से आगे आपको कुछ है इसमें कहना है, बताइए। कुछ नहीं, हमें बस न्याय चाहिए। यदि मैं गलत हूं तो मुझे सजा दीजिए, नहीं तो न्याय न्याय न्याय। शायद यह तकलीफ की बात है, और जब अगर यह उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं और वो जांच के साथ यह चाहते हैं, ये इनका कहना है कि पूरा एलिगेशन लगा के जो स्थिति में इन्हें घर भेजा गया वह नैतिक नहीं था और कानूनी रूप से भी त्रुटि के साथ भेजा गया है। और न्याय इनका तब तक होगा
जब तक कि बल में पुनः से इनको सम्मान देते हुए रीज्वाइनिंग न कराया जाए। आप ये चाहेंगे कि जो अधिकारी आपको भेजे हैं उनको भी सजा मिले क्या? ना सर, उनको भगवान सजा देंगे, हम क्या सजा देंगे, सिस्टम क्या देगा। हम भोग लिए ऐसा जिंदगी जिल्लत के जीवन कोई नहीं जिए, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। इसका मतलब अब ये चाह रहे हैं कि उनको सजा मिले ना मिले इससे बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ता है, इनका इंसाफ न्याय हो और एक बार ज्वाइनिंग करा के पूर्ण पेंशन के साथ भेजा जाए, या फिर जो भी स्थिति हो कम से कम यह न्याय मिले। और यह माननीय गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अपेक्षा रखते हैं और ये कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया। 7 से लेके 24 तक लगभग 17 साल का सफर। नौकरी कितना दिन की है? 17 साल किया था सर। 17 साल नौकरी और 17 साल से अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए। अब देखने वाली बात होगी कि गृह मंत्रालय, पीएमओ या फिर इनका खुद का सीआरपी का विभाग जो भी इस बात को संज्ञान लेके जो भी ये कार्रवाई है, जिस तरह से इन्होंने कैमरा पर बताए हैं, वो होना लाजमी है। अन्यथा इनका जो छवि खराब हुई है, कहीं ना कहीं से ये एक जवान को आहत करता है। तो सुनकर अगर इनके बात में सच्चाई है, जो कि जांच के लिए तैयार है, तो इसमें किसी न किसी तरह से उच्च स्तरीय कमेटी बैठाया जाए या जो भी हो, इनको न्याय मिलना लाजमी होगा। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए मैं सुशील कुमार, ब्यूरो हेड, पटना।